उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे, तो कुछ स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर राम मंदिर के बाहर पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि राम मंदिर के बाहर पार्टी का झंडा देखकर कुछ लोग नाराज हो गए। इसके बाद एक आदमी वहां पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनने लगा। ये देखकर कुछ और लोग वहां पहुंच गए और कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनकर सड़क पर फेंक दिया। हालांकि वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन झंडा छीनने वाले लोग नहीं माने। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया। इस घटना के बाद वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मकर संक्रांति के मौके पर स्नान और पूजा पाठ के लिए पवित्र स्थानों की तरफ बढ़े। इन नेताओं ने हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद रामलला के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस के नेताओं ने सबसे पहले सरयू नदी में डुबकी लगाई। कांग्रेस नेता जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, वहां मौजूद लोग जय श्री राम की जयकारे लगाते दिखाई दिए। आज कांग्रेसी तमाम इकट्ठे हैं यहाँ से डुबकी लगाने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी और उसके बाद श्री राम लला के दर्शन करने के बाद वापस लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी सवाल उठाया। किस चीज की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? भगवान राम यहाँ पर पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं और वो 22 तारीख का आयोजन केवल अपने भाजपा और वो लोग कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। लेकिन यूपी कांग्रेस के नेताओं के अयोध्या जाने पर कई मायने निकाले गए। कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व करार दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जारी सियासत के बीच हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने यूपी कांग्रेस के नेताओं के अयोध्या आने पर सवाल उठाया। एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। श्री रामोत्सव की तैयारियों के बीच राम मंदिर पर विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है और एक बार फिर इसकी कमान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में रही। ओवैसी ने एक जनसभा में भड़काऊ बयान दिया और ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों की रक्षा करने की अपील की। ये जालिम लोग ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से हर वक्त की नमाज मस्जिद में ही पढ़ने की अपील की। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि मदरसे और मस्जिदों को आबाद रखा जाए। वहीं राम मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढहाया गया था, किसी अन्य मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। हिंदू समाज के मन में था, इसलिए गुलामी का प्रतीक ढहाया गया। इसके अलावा अयोध्या में किसी भी मस्जिद को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मोहन भागवत ने समाज को संगठित करने के लिए प्रयास तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया की ज्यादातर संस्कृति अपने शील के साथ मिट गई, लेकिन हिंदू हर प्रकार के उतार चढ़ाव से निकलकर भी जिंदा है। मोहन भागवत ने कहा कि कारसेवकों ने कहीं दंगा नहीं किया। हिंदू का विचार विरोध का नहीं, प्रेम का है। वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार के एक और मंत्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर विवादित बयान दिया। बिहार के श्रम मंत्री ने धर्म के नाम पर देश की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कहा विरोधी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने अक्षत वितरण पर सवाल खड़े किए। सुरेंद्र राम ने कहा कि बीजेपी के लोग अक्षत वितरण करने के बाद देश को जलाकर बांटेंगे राख। कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए, तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोधी दल के नेता एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं, इसका एक खामियाजा तो
भुगतना ही पड़ेगा। पहले भी बिहार सरकार के मंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। एक और जहां कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते दिखे। वहीं दूसरी ओर संजय राउत राम मंदिर निर्माण वाली जगह पर ही सवाल उठाने लगे। इसके पीछे कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि अयोध्या और भगवान राम उनकी आस्था का विषय हैं। अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, भगवान राम हमारे आराध्य है। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं उनको। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के नेता राम मंदिर के स्थान को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने शामिल होने से इनकार किया है। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह है। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का गवाह बनना चाहता है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। कांग्रेस समेत कई दलों ने बहिष्कार की बात कही है, तो कुछ दलों ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बीएसपी ने भी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को निमंत्रण मिल चुका है। मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल मायावती ने पार्टी के कार्यक्रम की व्यस्तता का हवाला दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका सम्मान करते हैं। अपने अजीबोगरीब बयानों से चर्चा में रहने वाले बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने प्राण प्रतिष्ठा पर एक और बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान राम सपने में आए थे और कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहे हैं। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर ढोंग कर रही है। तेज प्रताप यादव पहले भी कई मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि भगवान उनके सपने में आते हैं और उनसे बातें करते हैं। और इधर तेज प्रताप यादव के सपने पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि तेज प्रताप यादव को कुछ भी सपना आ सकता है। अयोध्या पहुंचे महंत स्वामी सिद्धेश्वरानंद ने तेज प्रताप के सपने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सपने का उल्टा असर हो जाए। वो तो कभी कुछ सपना आ जाएगा। सपना तो एक बार जो है, या सपना में कहूँ उगारी हुई है सत गए दिनचारी। रावण के यहाँ भी एक जन सपना आया था, 4 दिन में उनका नाश हो गया था। तो ऐसा न हो कहीं ऐसा सपना हो जाए, गड़बड़ हो जाए काम सब। वहीं महंत जयराम दास ने कहा कि तेज प्रताप के सपने में कुछ भी आ सकता है। लोकल को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सपने में कुछ भी आ सकता है। क्योंकि जो जिस चीज को भावना करता है उसी चीज को आ सकता है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान इसका विरोध करने वाले एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि क्या राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब जब अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो कई सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश में अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा और अकेले दिल्ली में ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए CAIT ने देश के 30 शहरों से प्राप्त फीडबैक को आधार बनाया। संस्था के मुताबिक 22 जनवरी तक व्यापारी संगठनों ने करीब 30,000 कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। इसमें बाजारों में शोभा यात्राएं, राम पैदल यात्रा, राम रैली, राम फेरी, स्कूटर रैली, कार रैली और राम चौकी जैसे आयोजन होंगे। और इसी वजह से बाजारों को सजाने के लिए राम झंडे, पटके, टोपी, टी-शर्ट और राम मंदिर की आकृति के छपे कुर्ते आदि भी बाजार में जबरदस्त बिक रहे हैं। इसके अलावा देश भर में 5 करोड़ से अधिक राम मंदिर के मॉडल्स की बिक्री होने की भी संभावना है। साथ ही बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई, नफीरी आदि बजाने वाले कलाकार भी बुक हो गए हैं। सजावटी सामान से लेकर पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री की मांग को देखते हुए 22 जनवरी तक देश में कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से फिर शुरू हो जाएगा। पूरे कार्यक्रम की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण विधि वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित कराएंगे।
प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। चंपत राय ने बताया कि भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पत्थर की इस प्रतिमा का वजन 150 से 200 किलोग्राम होगा। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूरी पूजन विधि संपन्न होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपत राय ने पूजा कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में कौन कौन मेहमान मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को पूरा होगा। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू होगी, जबकि 18 जनवरी को रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी और 21 जनवरी तक पूजन विधि चलेगी। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होगी। इस पूरे अनुष्ठान को 121 आचार्य पूरा कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान 22 जनवरी को गर्भगृह में पीएम मोदी समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टी, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य सब लोग आएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की नई मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित करने के लिए चुना गया है। एक हफ्ते बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे। इसके लिए अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भव्य मंदिर का उद्घाटन भले ही 22 जनवरी को होने वाला है, लेकिन वहां भक्तों का जमावड़ा अभी से शुरू हो चुका है। और अगर आप कुछ समय बाद अयोध्या आ रहे हैं तो वहां हुए विकास कार्यों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि राम नगरी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप अयोध्या में काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो आपको वो पुरानी अयोध्या दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि अयोध्या को अब राम की नगरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बताया गया कि अयोध्या को सजाने और संवारने में 1000 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। आज अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं, जिसे भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है। सड़कों के किनारे दीवारों पर रामायण के हर एक प्रसंग को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही खूबसूरत लाइटें लगाई जा रही हैं, ताकि अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। लखनऊ से अयोध्या के लिए 19 जनवरी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। 16 जनवरी की शाम से बुकिंग शेड्यूल और किराया तय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 फरवरी से स्पाइस जेट भी अयोध्या से चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी। अयोध्या जाने के लिए देश भर के लोग बेताब हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बताया कि उनके ऐप में अयोध्या की सर्च में करीब 1800% की बढ़ोतरी हुई है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका, खाड़ी देश, कनाडा, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे ज्यादा अयोध्या से जुड़े सर्च कर रहे हैं। अमेरिका में तो 22% लोगों ने इंटरनेट पर अयोध्या की जानकारियां जुटाई हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन कराया जाएगा। भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। 76वें सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर करते हुए जवानों के शौर्य और साहस की जमकर तारीफ की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जहां राम है वहीं अयोध्या है, पर जहां भारतीय सेना है वो जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। वीडियो में पीएम ने सेना के जवानों के बलिदान, उनके समर्पण और उनकी बहादुरी को प्रणाम किया। जहां राम है वहीं अयोध्या है, मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात है, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। पीएम ने कहा कि सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। पीएम ने जवानों को सीमा पर देश की सबसे सशक्त दीवार बताया।
आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते। पीएम ने यह भी कहा कि भूकंप, सुनामी जैसी विपदाओं में जिंदगियां बचाने वाले जांबाजों ने हर संकट में साथ निभाते हुए समाधान किया। सेना दिवस के मौके पर पहली बार लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर 14 जांबाजों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए, जिन्होंने परेड में शामिल जवानों का जोश बढ़ाया। इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। इस दौरान जाट रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, गढ़वाल राइफल, संयुक्त मिलिट्री बैंड, कोर ऑफ इंजीनियर्स, एयर डिफेंस रेजिमेंट और पैरा स्पेशल फोर्सेज का दस्ता शामिल था। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त मिलिट्री बैंड की तरफ से की गई, जिसमें बैंड की धुन पर जवानों ने प्रस्तुति दी। इसके बाद कदम ताल करता हुआ जवानों का एक और दस्ता परेड में शामिल हुआ, जिसने वहां लोगों को जोश से भर दिया। वहीं तिरंगे के साथ आसमान से लहराते हुए पैरा ब्रिगेड के जवान परेड ग्राउंड पर उतरे। इसके बाद बाइक से पहुंचे जवानों ने भी वहां अपना करतब दिखाया। वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर का निर्भय फॉर्मेशन दिखाया गया, जिसमें सेना और वायुसेना के जवान शामिल हुए। इस मौके पर 14 जवानों को वीरता मेडल भी दिया गया, जिसमें 4 शहीद जवानों को मरणोपरांत ही मेडल दिया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 लाख विशेष पिछड़ी जनजाति के लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इस योजना के तहत पिछड़ी जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। योजना की शुरुआत पीएम ने बटन दबाकर की, जिसके साथ ही 1 लाख लाभार्थियों के खाते में किस्त की पहली रकम ट्रांसफर हो गई। पीएम जनमन यानी आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है, जिसमें उन्हें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार की सुविधा मिल सके। हर घर में शौचालय भी होगा, खाना बनाने के लिए रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा, और ये सब कुछ मकान तो मिलेगा ही, साथ साथ ये व्यवस्थाएं भी मिलेगी। पीएम ने इस मौके पर योजना के लाभार्थियों से भी बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि ये मोदी की गारंटी है जो पूरी होगी। इस योजना में केंद्र सरकार ने 9 मंत्रालयों को शामिल किया है। साथ ही करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। फूड और ट्रैवल गाइड टेस्ट एटलस ने साल 2023-24 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावलों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का डंका बजा है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत के बासमती चावल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल पाया गया है और लंबे दाने वाले इस चावल की खुशबू, रंग और स्वाद को सबसे बेहतर माना गया। बासमती के बाद इटली का ऑर्बोरियो दूसरे स्थान पर रखा गया, जबकि पुर्तगाल के कैरोलिना को दुनिया का तीसरा बेहतरीन चावल माना गया। इससे पहले टेस्ट एटलस ने भारत की मैंगो लस्सी को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डेयरी पेय का खिताब दिया था और बताया गया कि अनेक प्रकार की लस्सी के बीच आम वाला ये मीठा पेय दुनिया भर के भारतीय रेस्टोरों में सबसे पसंदीदा है। लाल सागर में चल रही जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ईरान पहुंचे। आज से विदेश मंत्री की ईरान यात्रा की शुरुआत हो गई। सबसे पहले एस जयशंकर ने ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है। पश्चिम बंगाल में आज फिर ईडी ने छापेमारी की। राशन घोटाले के मामले में ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आद्य के सीए के ऑफिस में दबिश दी। मध्य प्रदेश के दमोह में गौकशी की शिकायतों के बाद अवैध बूचड़खानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को कसाई मंडी से करीब 4,000 किलो से ज्यादा वजन की जानवरों की हड्डियां मिली। शेयर बाजार ने आज एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 73,000 अंक के पार पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। डीप फेक वीडियो का शिकार हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तकनीक के दुरुपयोग पर नाराजगी जाहिर की। सचिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चेतावनी भी दी, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से सावधान रहने को कहा। दरअसल सचिन तेंदुलकर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन का समर्थन करते हुए दिखाए गए। वीडियो में सचिन इस बात का दावा करते भी दिखे कि उनकी बेटी सारा भी इन दिनों इसका इस्तेमाल कर बहुत सारा पैसा कमा रही है। सचिन ने इस वीडियो पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि एआई तकनीक से बनाया गया ये वीडियो पूरी तरह से डीप फेक वीडियो है।
सचिन ने लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती है कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सावधान रहना चाहिए ताकि गलत सूचना और खबरों को रोका जा सके और डीप फेक का दुरुपयोग खत्म हो। सचिन से पहले अभिनेत्री काजोल और रश्मिका मंदाना भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। पतंग का चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझे से 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। और सबसे ज्यादा खौफनाक घटना मध्य प्रदेश के धार में हुई। चाइनीज मांझे ने इस मां के जिगर के टुकड़े को छीन लिया। 7 साल के कनिष्क चौहान की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई। कनिष्क के पिता उसे बाइक पर बिठाकर बाजार चाट खिलाने ले जा रहे थे। रास्ते में अचानक पतंग में लगे चाइनीज मांझे ने कनिष्क के गले को अपनी चपेट में ले लिया। कनिष्क का गला कट गया। हम अटवाड़ा से जा रहे थे चाट खाने, एकदम से धागा आया, उसकी गर्दन पे आ गया। उसकी गर्दन पूरी लटक गई, खून की पिचकारी चलने लगी। कनिष्क को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सिर्फ धार में ही नहीं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से 2 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में तो आर्मी के एक जवान की मौत हो गई जो 13 जनवरी को ड्यूटी के लिए घर से बाइक पर निकले थे। जैसे ही वो एक फ्लाईओवर पर पहुंचे, पतंग का चाइनीज मांझा उनके गले में उलझ गया। 29 साल के कोटेश्वर रेड्डी का गला कट गया और काफी खून मौके पर ही बह गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी 13 जनवरी की शाम को 65 साल के बुजुर्ग तुलाराम प्रजापत अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान पतंग का मांझा उनके गले में लिपट गया। उन्हें 20 टाँके लगे और उनकी हालत गंभीर है। वहीं छिंदवाड़ा में ही 4 साल का बच्चा भी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। उसे 10 टाँके लगे हैं और उसकी भी हालत गंभीर है। मकर संक्रांति के उत्सव के दौरान पतंगबाजी का रिवाज है, लेकिन बैन के बावजूद पतंगों में चाइनीज मांझे का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। धार में एक घर का चिराग बुझ गया जबकि कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चाइनीज मांझे पर बैन तो है, लेकिन लगता है कलेक्टर चाइनीज मांझे पर पाबंदी का आदेश जारी करके पालन करवाना भूल गए। और अब जब बच्चे की मौत हो गई, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर धरपकड़ शुरू कर दी। पतंग उड़ा रहे लोगों को ही दबोचना शुरू कर दिया। आनंद फानन में एसडीएम और सीएसपी मैदान में उतरे और रात भर छापेमारी कर चाइनीज मांझे तलाशते रहे। यदि हमें कनिष्क को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो स्वतः अपने घरों में रखे गए इस प्रकार के मांझे को आप लोग निकाल करके उसकी तिलांजलि दे दीजिए। कनिष्क के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने रोड जैम भी किया। कलेक्टर ने रेड क्रॉस के जरिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन पिता का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं, सख्त कार्रवाई चाहिए ताकि आगे किसी के कनिष्क की मौत चाइनीज मांझे से कट कर न हो। दिल्ली एनसीआर में ठंड से ज्यादा कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 80% से ज्यादा उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है, जबकि कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि सिर्फ 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था, जिसका सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ा। आज दोपहर 3 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 140 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। घने कोहरे की वजह से 500 हवाई उड़ानें प्रभावित हुई। रविवार को भी आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 900 उड़ानें प्रभावित हुई। दिल्ली से जाने वाली 508 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर पाई, जबकि 100 से ज्यादा उड़ानें कल भी रद्द करनी पड़ी। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। ड्यू टू वेदर, ड्यू टू फॉग डिले की वजह से फ्लाइट 2 आवर 40 मिनट डिले। वहीं उत्तर भारत में मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। तेज रफ्तार दुनिया में सामान्य विमानों की यात्रा कई लोगों को धीमी लगने लगी, तो वैज्ञानिकों ने भी इसका तोड़ भी ढूंढ लिया और आवाज की गति से भी तेज यानी सुपरसोनिक यात्री विमान तैयार कर दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक विमान लॉन्च कर दिया है और आवाज से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक विमान का नाम X-59 क्वेसेट रखा गया है। इसके साथ ही कॉनकॉर्ड जैसी सुपरसोनिक विमान सेवा का रास्ता तैयार हो गया है, जो दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान था। हालांकि कॉनकॉर्ड आवाज की गति से दुगनी तेजी से उड़ने में सक्षम था, लेकिन साल 2003 में आखिरी उड़ान भरने के बाद इसे बंद कर दिया गया, जिसकी बड़ी वजह रफ्तार के कारण इसमें तेज धमाके जैसी आवाज का होना था। अच्छी बात यह है कि नए सुपरसोनिक विमान X-59 में ऐसी धमाकेदार आवाज नहीं आएगी और यह विमान 1510 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी आवाज से 1.5 गुना तेज उड़ान भरेगा, जिसका मतलब है कि यह विमान मुंबई से दिल्ली की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगा।
नासा सुपरसोनिक स्पीड पर सोनिक बूम यानी धमाकेदार आवाज को कम करने के प्रोजेक्ट पर बीते 30 साल से काम कर रहा था और अब ये नया विमान अधिकतम 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और उड़ान के समय दूसरे विमानों की तुलना में 75% कम आवाज करेगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी बीएसपी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के जनाधार को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही उन्होंने अपने पुराने सहयोगी अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश की चाल से बचने की सलाह दी। बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इस दौरान मायावती ने संन्यास लेने की खबरों को भी अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में संयोजक पद लेने से इनकार करने के बाद आज पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंचे, जहां वो दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। राबड़ी देवी के घर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और विजय चौधरी भी थे। 4 साल बाद लालू परिवार ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका भी स्वागत किया गया। सभी मंत्रिमंडल के लोग, सब लगभग सभी मंत्रिमंडल के लोग यहाँ आए हैं, सब लोगों का भी हम लोगों ने स्वागत किया है। नीतीश कुमार करीब 10 मिनट तक राबड़ी के आवास पर रहने के बाद वापस सीएम हाउस लौट गए। इस दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया से तो बात नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव ने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास के आरोपों पर तेजस्वी ने सफाई भी दी और कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। बेकार की बातें, इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं। असल में जब से महागठबंधन बना तब से भाजपा। तेजस्वी ने इशारों में ये भी दावा किया कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ? क्या पता हो गया हो? नीतीश कुमार के दही चूड़ा भोज में राबड़ी देवी के घर आने से फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन महागठबंधन की ऑनलाइन बैठक के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी भी कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन था। सुबह 8 बजे यात्रा मणिपुर के वेस्ट इम्फाल जिले के सेकमाई से बस के जरिए शुरू हुई और करीब 4.5 घंटे बाद मणिपुर के ही सेनापति जिले के हेडक्वार्टर तक पहुंची। सेनापति पहुंचने से पहले राहुल गांधी कनपोकपी जिला पहुंचे। कनपोकपी मणिपुर हिंसा के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यहां पर बस से उतरने के बाद लोगों के हुजूम के साथ राहुल गांधी ने कुछ दूरी तक पदयात्रा की। राहुल गांधी ने यहां एक बार फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। I understand that you have faced a tragedy. You have lost family members. You have lost property. And I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. कनपोकपी जिला कुकी बहुल इलाका है। यहाँ के लोगों ने राहुल गांधी से अलग कुकी लैंड की मांग रखी।